हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके थे, हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है और छाया या परछाई किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, जैसे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन को भी हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में। और उसी वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़े थे। गोलीय दर्पण भी पढ़ा गया था। गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और परावर्तन का नियम का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उससे जा करके देख सकते हैं, या इधर एक आई बटन आएगी, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गोलीय दर्पण से दो दर्पण हम लोग काट के निकाले थे, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, हमारे विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं 6 से 12 तक के। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। जैसे अगर एक गोलीय दर्पण हो, एक पूरा गोल दर्पण हो, उसका वक्रता केंद्र हो और उसमें से कुछ भाग इधर से काट के निकाल लें और कुछ भाग क्या करें, इधर से काट के निकाल लें, तो ये वाला जो भाग बचेगा और ये वाला, ये हमारे दर्पण के काम करेंगे। अगर अंदर वाले भाग पे कलई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अंदर वाले भाग पे कलई कर दें और परावर्तक तल का काम कौन करे, उठा हुआ वाला भाग या उभरा हुआ भाग। कौन सा, उभरा हुआ भाग, तो इसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर उठे वाले भाग पे अगर कलई कर दें और परावर्तक तल का रूप जो ले लिया, ये धसा हुआ वाला भाग ले लिया, कौन, धसा हुआ वाला भाग या गहरा भाग। अगर परावर्तक तल के रूप में गहरा भाग कार्य करे या भीतरी भाग कार्य करे तो इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये लोग ये वाला जो टॉपिक था इसको हम लोग पीछे भी बता चुके थे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं। अब इसको हम लोग परिभाषा के रूप में देखेंगे और इमेज के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है। जो हमने अभी गोलीय दर्पण से निकाला था काट करके एक दर्पण, जैसे मान लीजिए यही दर्पण हमने यहाँ पे निकाल दिया है और परिभाषा में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यदि खोखले गोले के भीतर के भाग पर कलई कर दी जाए, कलई कहाँ करेंगे, भीतर वाले भाग में। तो चलिए भीतर वाले भाग में कलई कर देते हैं। कलई करने का मतलब कि उस सतह को रंग देते हैं, और वो कलई दोस्तों किससे करते हैं, पारा से करते हैं या रेड ऑक्साइड से। किससे, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड से, या दोस्तों हम लोग एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं कलई, या उधर जो मटेरियल है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पारा और रेड ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है कि हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, कलई कर दिया। अब देखिए, और इसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो। अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उठे हुए भाग से होगा, उभरे वाले भाग से होगा। जैसे देखिए, इसका उभरा हुआ भाग कौन है, यही है। तो इस पे जब प्रकाश आएंगे तो टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, एक जो है कि निश्चित दिशा में जाएगी। तो जब परावर्तक तल उठा हुआ वाला भाग हो तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे।
क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर हुआ परिभाषा से? एक बार फिर देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। यदि खोखले गोले के भीतर के भाग पर कलई कर दिया जाए और परावर्तक का जो काम हो वो उठे हुए भाग से हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा होगा आपको कि उत्तल दर्पण अब क्या होता है, जैसा कि हमने परिभाषा में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझ गए। अब देखिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे वाहनों में साइड देखने के लिए, अगर आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है तो उसमें जो साइड देखते हैं वो साइड देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। और उसके बाद बसों के अंदर देखते होंगे, जो हमारी बस होती है, बस के अंदर जब ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने एक इस तरह का मिरर लगा होता है। एक सामने जो ड्राइवर के सामने मिरर लगा होता है वो उसका सीसीटीवी है, समझ लीजिए कि क्या है? सीसीटीवी। क्योंकि वो यात्रियों की गतिविधि या पीछे के कुछ वाहनों को भी उससे देखता है, लेकिन जो अंदर लगे होते हैं उससे क्या करता है? जो यात्री हैं, यात्रियों की गतिविधि देखने के लिए ये जो शीशा है इसका प्रयोग किया जाता है और वो बसों के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो बसों के बाहर या गाड़ियों के बाहर जो कि साइड देखे जाते हैं ये उत्तल दर्पण लगे होते हैं, और बसों के अंदर भी जो दर्पण लगा होता है वो भी क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। फिर जी स्ट्रीट लैंप होता है दोस्तों, यानी जो गलियों में, शहरों में आप देखे होंगे जो खंभों पे इस तरह की कुछ लाइटें लगी होती हैं, तो उसमें भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर के यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बहुविकल्पी में ही। जब आगे के आप कंपटीशनों में जाएंगे, अभी तो मान लीजिए एकेडमिक है आपका, थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे काम चल जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे, यूपी पुलिस का पेपर दे दीजिए, एसएससी का दे दीजिए, अगर उसमें पूछता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पूछ देता है कि वाहनों में साइड देखने के लिए किस मिरर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको अभी से पता रहेगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अभी से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी से अगर हम लोग पढ़ते जाते हैं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगी। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी जितनी परिभाषाएं हैं और इसका उपयोग है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये उत्तल दर्पण की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण पे। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। यदि खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए तो उसके धसे या भीतरे तल से परावर्तन होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, कोई खोखले गोले का एक भाग होगा, उसके भाग पे उठे हुए वाला जो भाग था उस पे अगर कलई कर देंगे और जो परावर्तन होगा धसे वाले भाग से होगा तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। चलिए एक चित्र बना करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चित्र बना दिया और ऊपर वाले भाग पे हमने कलई कर दिया। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले भाग पे कलई करेंगे। अब जो होगा आपके परावर्तन का जो काम करेगा वो अंदर वाला भाग करेगा, धसा वाला भाग करेगा। अब इधर से आपका परावर्तन होगा, प्रकाश की किरणें अब इधर से परावर्तित होगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो और परावर्तन का जो काम करे वो धसा वाला भाग करे तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसका अब उपयोग देखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। टार्च में करते हैं, सर्च लाइट। सर्च लाइट आप देखे होंगे दोस्तों, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, एक ऐसा लाइट लगाया जाता है जो चारों तरफ घुमाया जाता है। एक आध फिल्म में भी आप देखे होंगे, हीरो क्या करता है कि चोरी चोरी कहीं पे जाता है
तो वहाँ पे देखते होंगे, या गुंडे वगैरह जो जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए फिल्मों में देखे होंगे, एक बड़ा सा लाइट होता है, उस लाइट को चारों तरफ इस तरह घुमाया जाता है तो छिप छिप करके वो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्च लाइट। तो उस सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, फिर उसके बाद गाड़ियों के हेडलाइट में, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका टू व्हीलर है, तो आगे वाली जो हेडलाइट होती है उसमें आप देखेंगे तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, मान लीजिए दाढ़ी जो है आपकी, अगर इसको आपको बनाना है, शेविंग करना है, तो वहां पे भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का कहां पे प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि ये वाला भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके या पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्लियर है कि समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको अगर प्रतिछाया पढ़ना है या आपको प्रतिबिंब पढ़ना है दर्पणों का, तो ये जितने कंडीशन पीछे हैं, ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 3 या 4 कंडीशन हम लिखवाएंगे, इसको आपको याद करना है या एक नोट बनाकर रख लीजिए, क्योंकि जब आप किरण आरेख बनाएंगे तो इन्हीं का प्रयोग होगा। अगर इनका आप उपयोग नहीं जानेंगे तो आप प्रतिछाया नहीं बना सकते, किसी भी दर्पण का आप प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे कि कौन से दर्पण की रेखाएं से कैसे किरण जाएगी, कहां पे मिलेगी, कैसे परावर्तित होगी, ये सारे नियम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला नियम क्या कह रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। अब देखिए, ये तो परिभाषा आप देख कर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। और कोई भी परिभाषा या कोई भी नियम है, अगर हम लोग इमेज से पढ़ लेते हैं तो हमको एकदम याद हो जाता है। तो आप भी अगर इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के दर्पण आपको दिखेंगे, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। और ये जो नियम काम करेगा, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो पहला नियम है यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, इसलिए मैं बोला था कि आपको ये सारी परिभाषा याद करनी पड़ेगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, जो C है और ये जो P है, इसको मिलाने वाली रेखा को, इसके मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी है? ये किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो सीधे कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। किससे होकर जाएंगी? फोकस से। ये पहला शर्त है। ये दर्पण आपका अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में सेम काम करेगा। उत्तल में देख लेते हैं। अब उत्तल में देखिए दोस्तों, उस तरफ हमारा सारा चीज होता है, जो F होता है, C होता है, क्योंकि कलई दोस्तों किधर की जा रही है? कलई अंदर की तरफ की जा रही है। और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण के उस साइड बनता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के इस साइड बनते हैं, अवतल दर्पण में। तो ये बात भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रतिछाया, जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, ठीक है, और ये हमारा देखिए C यहाँ पे है, F यहाँ पे है। तो जो हमारा ये प्रकाश की किरणें हैं सीधे कहां से होकर जाएंगी? जाती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के उस साइड बनेगा। तो यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ से टकरा करके आपको वापस चली जाएंगी। तो ये जो है कि पूर्णतः जाएगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी। कहां से? फोकस से। तो होगा आपका उत्तल दर्पण में उस तरह का होगा चित्र बनेगा, और अवतल दर्पण में इस तरह का चित्र बनेगा। इन दोनों चित्र को आप ध्यान रखिए। बस इतना आप ध्यान रखिए कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम लोग किरण लेके जाएंगे तो वो कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगे। क्लियर होगा आपको? अब चलते हैं दूसरे जो है कि कांसेप्ट पे। दूसरा कांसेप्ट क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कह रहा है कि जो डायरेक्ट फोकस पे आके गिरेंगी, जो किरणें मुख्य फोकस पे आके गिरेंगी, वो टकराने के बाद फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। जैसे देखिए, ये हमारा एक दर्पण है जिसे हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। ये अवतल दर्पण है और इधर क्या है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब कह रहा है कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो फोकस बिंदु हमारा यहीं पे है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए थे कि जो मुख्य अक्ष से समांतर आएंगी रेखाएं वो आकर के कई बिंदु पे मिलेंगी, वही बिंदु क्या होगा? हमारा फोकस बिंदु होगा। और फोकस बिंदु से अगर कोई प्रकाश गिर रहा है फोकस बिंदु पे, तो सीधे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरा शर्त हमारा यही कहता है कि अगर कोई किरण, मान लीजिए हमारा यहाँ पे F होगा, यहाँ पे हमारा C होगा, यहाँ पे हमारा P होगा, अगर कोई भी किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी, फिर टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए, मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके समांतर कर दीजिए इसको। देखिए, तो ये नियम इसमें काम करेगा दूसरे वाले में। तो दूसरा नियम आपको याद हो गया कि क्या करेंगे? कोई भी अगर किरण फोकस से होकर जाएगी, देखिए यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी डैश डैश। अब ये जो है कि टकराएगी तो ऊपर ही टकराएगी, टकराने के बाद सीधे मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर होगी। ये आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष है यहाँ पर, तो ये जो है कि आपस में दोनों समांतर हो जाएंगे। तो दोनों किरण आरेख उत्तल दर्पण में कैसे बन रहा है, फिर अवतल दर्पण में कैसे बन रहा है, ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। और जो किरण हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं उस प्रकाश के कंडीशन को भी याद रखेंगे, ठीक है, नहीं तो आगे जो प्रतिबिंब आप नहीं बना पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि अगला जो कांसेप्ट क्या कह रहा है। अब देखिए, अगला कांसेप्ट कह रहा है दोस्तों, इसमें भी ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। इसको अगर आप कलई कर देंगे तो इससे जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। कलई कर देते हैं, इसको अंदर वाले भाग को कलई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तीसरा नियम क्या कह रहा है आपका? अवतल या उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो हम लोग कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र पे गिराएंगे, यानी वक्रता केंद्र से जो किरण होके जाएगी वो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देख लीजिए, इसमें हमने एक किरण यहाँ पे क्या किया? भेजा। एक किरण यहाँ पे हमने भेजा और वो जा करके सीधे टकरा करके फिर पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट आई। तो ये तीसरी शर्त थी, उसमें भी देख लेते हैं। अगर उत्तल दर्पण में अगर केंद्र से लेकर गुजारेंगे तो सीधे यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, और इधर से हम लोग को वास्तविक रूप से जाती हुई प्रतीत हो रही है।
तो इससे आप देख सकते हैं तीसरा कंडीशन यही है कि अगर सी से कोई किरण गुजारेंगे तो टकराने के बाद सीधे उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, यानी सेंटर से ही जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला कंडीशन क्या कह रहा है। फिर दोस्तों इसका मैं एक ही फिगर में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या होता है। जब आगे आप जाएंगे और प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या है। चौथा कंडीशन है अवतल या उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ध्रुव की ओर यानी जो ध्रुव है, अगर ध्रुव के तरफ अगर तिरछी पड़ रही है, देखिए ध्रुव हमारा यहाँ पे है, ध्रुव की तरफ अगर किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो वो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में तिरछी ही लौट जाती हैं। तो देखिए तिरछी ही लौट गई इधर से। अगर ध्रुव पे कोई किरण गिरेगी तो वो क्या होगी, जैसे गिरेगी अगर तिरछी गिरेगी तो तिरछी ही वापस लौट आएगी। तो ये चौथा कंडीशन है, इसका उपयोग उतना नहीं होता है। ऊपर के ही 3 जो नियम थे उन्हीं का हम लोग अधिकतम उपयोग करते हैं। तो आप इन किरणों के आरेख को आप देख लीजिए कि कैसे कैसे बनते हैं। एक बार फिर इकट्ठे मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कोई भी एक दर्पण ले लीजिए, मैं अवतल दर्पण ही ले लेता हूं और एक एक कंडीशन को फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये इधर F होगा, इधर क्या होगा C होगा और इधर क्या होगा P होगा। सबसे पहले एक एक किरण को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई, कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। पहला कंसेप्ट हो गया। अब देखेंगे दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई भी किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो चलिए डायरेक्ट एक फोकस से ले लेते हैं। अगर कोई किरण अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ से टकराई फिर मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो ये कंडीशन भी याद रखेंगे। अब तीसरी जो कंडीशन थी वो थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आ रही है तो वो वक्रता केंद्र के तरफ ही क्या होगी, लौट जाएगी। तो मान लीजिए अगर C है, C पे कोई हम लोग एक किरण गिरा देते हैं, चलिए पीला ले लेते हैं। ये अगर कोई किरण हम लोग क्या वक्रता केंद्र से लेके जा रहे हैं तो टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और चौथी जो कंडीशन थी वो थी कि ध्रुव पे पड़ने वाली तिरछी रेखाएं या तिरछी किरण। देखिए ध्रुव पे अगर तिरछा कोई हम लोग डालेंगे किरण तो वो ध्रुव से टकराने के बाद तिरछा ही क्या होगी, लौट जाएगी। एक ही फिगर में हमने आपको चारों जो पॉइंट था उसको बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हर एक कंडीशन आपको याद हो जाती है तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक ही फिगर में हमने चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है इसको आप क्लियर कर लीजिए। जो चारों कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसको क्लियर कर लीजिए। अब अगले दिन जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कब उल्टा बनता है और कब सीधा बनता है, उसके बारे में अगले दिन हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।